एक बुजुर्ग अब्दुल साहब, जिनकी काफी ज्यादा उम्र हो चली है, वह अपनी टूटी सी झोपड़ी के अंदर एक चारपाई के ऊपर आराम कर रहे थे। तभी अचानक से उस झोपड़ी के बाहर एक महिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। उसके बाद महिला कलेक्टर उसमें से उतरती हैं और झोपड़ी के अंदर जाने लगती हैं। अब जैसे ही अब्दुल साहब किसी को झोपड़े के अंदर आते हुए देखते हैं तो एकदम से अपनी चारपाई पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वह महिला कलेक्टर आकर उनके पैर छूती है और कहती है, अब्बू, मैं आ गई। अब इस बात को सुनकर जो अब्दुल साहब हैं, वह थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, बेटी तुम कौन हो और मुझे अब्बू कैसे कह रही हो? तो जो महिला कलेक्टर थी वह उनसे कहने लगती है, अब्बू, आप मुझे भूल गए। मैं तारा शर्मा हूं और मैं कलेक्टर बन चुकी हूं। अब इस नाम को जैसे ही अब्दुल साहब सुनते हैं तो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोते हुए उस लड़की को अपने गले से लगा लेते हैं। कौन थी वह महिला कलेक्टर और क्या कनेक्शन था उनका अब्दुल साहब से? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम विजय कुमार शर्मा है और उसकी पत्नी का नाम है सरिता। सरिता जो है वह अभी प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों बाद उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो इस बात को सोच सच कर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश हुआ करते हैं, क्योंकि अब उनके परिवार में एक सदस्य बढ़ने वाला था और उसके लिए वह ढेरों सपने सजाए रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ गया था डिलीवरी का। अब डिलीवरी का जैसे ही समय आया था तो विजय कुमार शर्मा अपनी पत्नी को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर डिलीवरी करवाने लगते हैं। लेकिन जैसे डिलीवरी होती है तो डॉक्टर साहब बताते हैं, आपकी पत्नी की जान हम नहीं बचा पाए। यानी कि जो विजय कुमार की पत्नी सरिता थी उसकी मौत हो चुकी थी डिलीवरी के दौरान। अब इस बात को सुनकर जो विजय कुमार हैं वह बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वह करते भी तो क्या करते। इसके बाद वह पूछते हैं, बेटा हुआ है या बेटी हुई है? तो डॉक्टर साहब उसे बताते हैं, बेटी हुई है। तो इसके बाद जो विजय कुमार शर्मा थे अपनी बेटी को पालने पहुंचने का फैसला करते हैं। विजय कुमार मां और पिता दोनों का प्यार अपनी बेटी को दे रहे थे और धीरे धीरे उसको बड़ा कर रहे थे। उस लड़की का नाम रखा था तारा। अब तारा धीरे धीरे बड़ी होती है और स्कूल जाने योग्य होती है। तो उसके पिता एक अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल किया करते हैं। कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो तारा होती है वह 10वीं क्लास में होती है और 10वीं क्लास के उसने एग्जाम दे दिए थे। तारा पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और उसके पिता अपनी बेटी की इन बातों की खुशी मनाया करते थे कि उनकी बेटी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और वह अपनी बेटी को एप्रिसिएशन किया करते थे। कहा करते थे, बेटी तू पढ़ लिख कर जरूर से कोई बड़ा अफसर बनेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से जो विजय कुमार जी हैं उनकी एक हादसे में मौत हो जाती है और इसके बाद जो बेटी थी वह घर पर अकेली रह जाती है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पिता की हादसे में मौत हो गई है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब तारा के रिश्तेदार सभी यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वह सभी लोग यह तय करने लगते हैं कि तारा को अपने साथ कौन ले जाएगा। तभी वहां पर तारा की बुआ आती है और वह उन लोगों से कहने लगती है, कोई बात नहीं, तारा को मैं अपने पास रख लूंगी और मैं अच्छी तरह से इसका पालन पोषण कर लूंगी। इसके बाद जो तारा होती है सभी रिश्तेदारों की मर्जी से तारा को तारा की बुआ के पास छोड़ दिया जाता है। अब तारा अपनी बुआ के यहाँ पर रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हो जाता है कि उसकी बुआ यहाँ पर उसे पालने के लिए नहीं लाई है। वह तो केवल उससे काम करवाना चाहती है, क्योंकि उसकी बुआ उसको घर का पूरा काम करवाया करती और उसके बाद ही उसे खाने पीने के लिए दिया करती। लेकिन जो तारा थी वह सभी चीजों को सहन करते हुए वहीं पर रहती है और सोचती है, कोई बात नहीं, अब मेरे माता पिता नहीं हैं तो यही ठीक है, कम से कम यहाँ पर खाने के लिए खाना तो मिल रहा है। इसके बाद तारा को एक दिन पता चलता है कि जो उसने 10वीं क्लास के पेपर दिए थे उन पेपरों का रिजल्ट आ गया है। अब तारा जैसे ही अपना रिजल्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने पूरे जिले को टॉप किया है। उसके बाद वह अपनी बुआ के पास जाती है और उन्हें बताती है, बुआ, डबिंग क्लास में मैंने पूरे जिले को टॉप किया है।
तो आप ऐसा करो, मेरा आगे किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दो और मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर किसी बड़ी सी पोस्ट को हासिल करूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी का यही सपना था। वह बार बार कहा करते थे कि तू पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और तू किसी बड़ी सी पोस्ट को हासिल करेगी। अब इस बात को सुनने के बाद उसकी बुआ को मानो कांटो खून नहीं था और वह कहने लगती है, अगर तू पढ़ने लिखने के लिए जाएगी तो घर का काम कौन देखेगा। तारा अपनी बुआ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बुआ उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है, तुझे इस घर के अंदर ऐसे ही रहना होगा। इसके बाद तारा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने पिता की वह सारी बातें याद आ रही थीं जो उसके पिता उससे कहा करते थे, और उन सभी बातों को सोच सच कर वह फूट फूट कर रोती रहती है। रोते रोते धीरे धीरे रात हो गई थी, लेकिन रात के समय तक ना तो कोई उसे खाना देने वाला आया था और ना ही कोई यह कहने वाला आया था, बेटी मत रो, हम तेरा एडमिशन करा देंगे। इसके बाद तारा अपने आप को संभालती है और परिस्थितियों के साथ जीने की कोशिश करने लगती है। कई बार तो उसके दिमाग में ख्याल आता है, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन वह जाती भी तो कहां जाती, क्योंकि उसकी बुआ उसे अपने साथ लेकर आई थी और साथ में उसका जो घर था, जिस घर के अंदर वह रहा करती थी, उस घर को बेचकर भी बुआ ने अपने पास पैसे रख लिए थे। क्योंकि गांव की जमीन थी तो गांव के ही एक पड़ोसी को उसने दे दी थी और कहा था, जो कुछ भी पैसे तुम इसके दे सकते हो उन पैसों को मुझे दे दो, मैं इसकी देखभाल करूंगी तो उसमें काम आ जाएंगे। तारा इसी तरह से अपना जीवन जीती रहती है और वहीं पर बनी रहती है। उसको दिन भर पूरा काम करना पड़ता और उसके बाद भी खाने के लिए उसे जब मिला करता जब पूरा परिवार खाना खा लिया करता। इन सभी बातों को देखकर तारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अब इस घर में नहीं रहना चाहती। उसको यहां पर रहते हुए 1 साल हो गया था और इस 1 साल के दौरान बार बार उसे अपने पिता की वही बातें याद आया करती जब उसके पिता उससे कहा करते थे, बेटी तू पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और तू एक बड़ा अफसर बनेगी। उसके दिमाग में अफसर बनने का भूत सवार था और इसी वजह से जो तारा होती है उस घर से भागने का फैसला कर लेती है। एक दिन उसकी बुआ और उसके घर वाले वहां से किसी शादी में गए थे और तारा को अकेला घर पर छोड़कर गए थे। अब तारा घर के अंदर अकेली है और वह सोच रही है, आज का मौका जो है, ऐसा मौका दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। इस बात को सोच सच कर तारा अपना सारा सामान पैक करती है और पैक करने के बाद चुपके से उस घर से निकल जाती है और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाकर एक ट्रेन में बैठ जाती है। अब ट्रेन में बैठ गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे कहां जाना है। उसे तो केवल इस जगह से निकलना था, क्योंकि यहां पर उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। वह सोच रही थी कहीं भी चली जाऊंगी और वहां पर अपना गुजर बसर कर लूंगी। रात का समय था। रात के समय उस ट्रेन में इक्का दुक्का सवारी थी और उन्हीं सवारियों में से एक लड़का तारा की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। अब तारा को यह सब कुछ बुरा तो लगता है, लेकिन वह करें तो क्या करें, क्योंकि फिलहाल वह ट्रेन के अंदर बैठी हुई है। उसके बाद वह लड़का अपना फोन निकालता है और फोन निकालकर अपने साथियों के पास फोन करता है और उनसे कुछ बातें करने लगता है। अब तारा भी यह सब कुछ होता हुआ देख रही थी और इस बात को देखकर वह बड़ी घबरा जाती है। और जैसे ही अगला स्टेशन आता है तो उसी डिब्बे के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर तारा बैठी हुई थी और वह लड़का बैठा हुआ था, एकदम से 3 लड़के और चढ़ते हैं और वह सभी उस लड़के के पास जाते हैं। वह लड़का तारा की तरफ इशारा करता है और वह सभी लोग तारा की तरफ देखने लगते हैं। अब तारा जैसे ही इन सभी चीजों को देखती है तो वह खतरे को भांप जाती है और एकदम से उसी स्टेशन पर उतर जाती है। उतरने के बाद वह लड़के भी उसके पीछे पीछे उतर गए थे और वह तारा का पीछा करने लगते हैं। तारा अपने सामान को लेकर भागने लगती है और वह लड़के भी उसका पीछा करने लगते हैं। तारा कभी इधर छुपती है, कभी उधर छुपती है और वैसे ही छुपते छुपाते एक मस्जिद के सामने पहुंच गई थी। अभी तक सवेरा होने वाला था। सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन तभी वहां पर अब्दुल साहब नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद के अंदर जाते हैं। अब जैसे ही तारा अब्दुल साहब को उस मस्जिद के अंदर जाते हुए देखती है तो एकदम से उससे बाबा कहकर मदद मांगने लगती है। अब इस आवाज को वह लड़के भी सुन लेते हैं।
लेकिन इतनी ही देर में जो अब्दुल साहब होते हैं वह तारा को मस्जिद के अंदर बुला लेते हैं। मस्जिद के अंदर बुलाने के बाद वो तारा से पूछने लगते हैं, बेटी तू कौन है, कहाँ से आई है और यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है। तारा रोते हुए उनको बताती है, मैं कहीं जा रही थी और रास्ते से 4 लड़के मेरे पीछे लग गए। अब्दुल साहब को बताती है कि वह लड़के बाहर खड़े हुए हैं। तो उसके बाद अब्दुल साहब मस्जिद से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उन लड़कों को धमका देते हैं और भगा देते हैं। वहां से वह लड़के भी सोचते हैं कि लड़की मस्जिद के अंदर जा चुकी है और हो सकता है कि मस्जिद के अंदर और भी व्यक्ति हो, तो इसी वजह से वह भी डरते हुए वहां से चले जाते हैं। अब्दुल साहब उसके बाद तारा को बिठाते हैं और बिठाने के बाद उससे पूछने लगते हैं, बेटी तू कौन है, कहाँ से आई है और तुझे कहाँ पर जाना है। उसके बाद जो तारा है अपनी पूरी कहानी अब्दुल साहब को बताने लगती है। वह बताती है, मैं और मेरे पिता वहां पर रहा करते थे, लेकिन अचानक से मेरे पिता की मौत हो गई और उसके बाद मैं अपनी बुआ के साथ रहने लगी। लेकिन मेरी बुआ मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया करती है और मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। पढ़ने लिखने के लिए मैंने अपनी बुआ का घर छोड़ दिया और भागकर मैं ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन वहां पर यह लड़के मेरे पीछे लग गए और मैं यहां पर आ गई। इस बात को कहते हुए जो तारा थी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जो अब्दुल साहब होते हैं उसको सहारा देते हैं और कहते हैं, बेटी जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और तू कैसी भी चिंता मत कर, अब तुझे क्या करना है तू यह बता। तो तारा कहती है, बाबा मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ी सी पोस्ट को हासिल करना है। तो पूछते हैं, तू कहाँ जाना चाहती है। तो तारा कहती है, बाबा अभी तो कोई मंजिल तय नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है, यह तय है। उसके बाद जो अब्दुल साहब होते हैं वह कहते हैं, बेटी अब तू जवान हो रही है और तेरे साथ जो यह अभी अभी हुआ है ऐसा बार बार हो सकता है, तो तुझे किसी घर की जरूरत है, तो तू ऐसा कर इतने दिन मेरे साथ रह ले जब तक तेरी पढ़ाई हो, और आगे की पढ़ाई करने के लिए तो बड़े शहर चला जाना और वहीं से अपनी पढ़ाई को कर लेना। इसके बाद जो तारा होती है अब्दुल साहब के साथ उसके घर में रहने लगती है। अब्दुल साहब की उम्र 55 साल थी और वह तारा का ख्याल अच्छी तरह से रखा करते हैं। उसका एक स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं और वहां से उसकी आगे की पढ़ाई कराते हैं। अब्दुल साहब के परिवार में और कोई नहीं था, केवल अब्दुल साहब अकेले ही रहा करते थे। छोटा सा घर था, टूटा फूटा, और उसी के अंदर रहकर अपना गुजारा किया करते थे। धीरे धीरे करके 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर जो तारा थी उसने अपनी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी। और जैसे ही तारा की 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो सभी गांव वाले इस बात को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की ने 12वीं क्लास को बड़े अच्छे नंबरों से पास किया है। तारा को भी इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह अब्दुल साहब के साथ इस खुशी को साझा करती है और उन्हें बताती है, अब्बू मैंने अच्छे नंबरों से 12वीं क्लास को पास किया है। तो उसके पिता उससे पूछने लगते हैं, बेटी आगे क्या करने का इरादा है। तो वह कहती है, पिताजी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना है। तो अब्दुल साहब उसके शहर जाने का इंतजाम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी उसको देते हैं और कहते हैं, बेटी अगर और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास पैसे भिजवा दूंगा। इसके बाद जो तारा होती है वहां से निकलकर एक बड़े शहर में पहुंच जाती है जहां से वह अपनी ग्रेजुएशन को करने वाली थी। लेकिन तारा अब्दुल साहब के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि अब्दुल साहब जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे और ऊपर से उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। तो वह नहीं चाहती थी कि वह अब्दुल साहब के ऊपर बोझ बने, तो इसी वजह से वह इधर उधर काम ढूंढने लगती है। काम ढूंढते ढूंढते एक बुजुर्ग व्यक्ति के होटल पर वह पहुंच जाती है और वहां पर जाकर होटल के मालिक से काम के लिए पूछने लगती है। अब होटल का मालिक पहले उस लड़की की तरफ देखता है और उससे पूछता है, बेटी तुम क्या काम करोगी। तो वह बताती है, बाबूजी मैं पढ़ी लिखी हूं, आप जैसा चाहो वैसा काम मैं कर दूंगी, कोई भी काम हो वही चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और वह टाइम मुझे जरूर चाहिए। उसके बाद जो होटल के मालिक होते हैं वह तारा के बारे में तारा से पूछने लगते हैं। कहते हैं, बेटी तुम कौन हो और कहां से आई हो और किस वजह से तुम्हें काम चाहिए, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ नहीं रहते। तो उसके बाद तारा रो रो कर अपनी पूरी कहानी होटल के मालिक को सुनाती है। होटल का मालिक भी जैसे तारा की पूरी कहानी सुनता है
तो वह भी पूरी तरह से भावुक हो जाता है और उससे कहता है, बेटी कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है, तुम्हें पढ़ना है तो तुम बेशक से यहीं पर रहकर पढ़ सकती हो। तुम्हारी पढ़ाई में जो भी मदद होगी वह मैं करने के लिए तैयार हूं, और तुम्हें जैसा भी काम करना हो वैसा काम तुम इस होटल में कर सकती हो। यानी कि होटल मालिक अब तारा को आगे पढ़ाना चाहते हैं। इसका कारण यह था कि होटल मालिक की भी एक बेटी थी और उसको पढ़ाने के लिए होटल मालिक ने बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद की थी, लेकिन वह किसी भी पढ़ाई को पास नहीं कर पाई और वह घर पर ऐसे ही बैठी रहा करती है। अब तारा के अंदर अपनी बेटी का प्रारूप देखते हैं और कहते हैं, बेटी अगर तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसके बाद जो होटल मालिक होते हैं वह उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं और साथ में जो तारा होती है वह होटल पर ही काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ तारा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। और जैसे ही तारा की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह होटल मालिक से कहने लगती है, बाबूजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई जाना होगा। तो उसके बाद जो होटल का मालिक होता है वह उसे खुशी खुशी मुंबई भेज देता है और उसका पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेवारी लेता है। वह तारा का खुद जाकर एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराता है और उसके रहने खाने का इंतजाम वहां पर कर देता है। तारा मन लगाकर मेहनत करती है और मेहनत करने के साथ धीरे धीरे कुछ समय बाद जो तारा होती है वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाती है। अब वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे ही बनती है तो यह खुशखबरी वह होटल मालिक को देती है और होटल मालिक इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद जो तारा होती है वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब तारा के पास सरकारी गाड़ी थी, सरकारी आवास था, उसे रहने खाने की कोई भी दिक्कत नहीं थी और वह एक जिला कलेक्टर बन गई थी। इसके बाद जो होटल मालिक होता है वह एक दफा उससे मिलने के लिए भी जाता है। तारा उसका अच्छे से वेलकम करती है और पिताजी पिताजी कहकर उसको संबोधित करती है। अब जैसे होटल मालिक उससे मिलने के लिए आया था तो एकदम से उसे अब्दुल साहब की याद आ जाती है, क्योंकि अब्दुल साहब ने भी उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था और 2 साल तक उसकी देखरेख की थी और 12वीं क्लास तक उसे शिक्षा दिलाई थी। इसके बाद जो तारा होती है वह अब्दुल साहब से मिलने का मन बना लेती है। उसके बाद वह अपनी गाड़ी लेती है और गाड़ी लेकर सीधा अब्दुल साहब के पास चली जाती है। अब इन बातों को लगभग 8 साल बीत गए थे और 8 साल बाद जो तारा होती है वह एक कलेक्टर साहिबा के भेष में सीधा उस जगह पर पहुंचती है जहां वह कभी अब्दुल साहब के साथ रहा करती थी। वहां जाने के बाद वह देखती है कि जिस घर में कभी वह रहा करती थी वह घर फिलहाल नहीं है। उस घर की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई है। उसके बाद जो तारा होती है उस झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। सामने अब्दुल साहब अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे और वह तारा की तरफ असमंजस भरी निगाहों से देख रहे थे। उसके बाद तारा जाकर उनके पैर छूने लगती है तो जो अब्दुल साहब हैं उससे कहने लगते हैं, बेटी कौन है तू और मेरे पैर क्यों छू रही है? तो उसके बाद तारा उनसे कहने लगती है, अब्बू आप मुझे भूल गए, मैं तारा शर्मा हूं और मैं एक जिला कलेक्टर बन गई हूं। अब जैसे ही अब्दुल साहब तारा का नाम सुनते हैं और सुनते हैं कि वह जिला कलेक्टर बन गई है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए तारा को अपने गले से लगा लेते हैं। अब जब अब्दुल साहब की झोपड़ी के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुकी थी तो गांव के अंदर लोगों में हड़कंप मच जाता है और सोचने लगते हैं कि अब्दुल साहब ने ऐसा क्या कर दिया जो उनकी झोपड़ी पर इतने बड़े बड़े लोग आए हैं और साथ में पुलिस भी है, क्योंकि तारा के साथ एक गार्ड भी था और वह गार्ड भी उस झोपड़ी के बाहर ही खड़ा हुआ था। तो सभी गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि यह वही तारा है जो 2 साल तक इसी गांव में रही थी, तो सभी लोग तारा की इस कामयाबी की बेहद खुशी मनाते हैं और तारा को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद जो तारा होती है वह अब्दुल साहब से कहती है, बाबा चलो अब आपको यहां पर नहीं रहना है। तो पहले तो अब्दुल साहब उससे मना करते हैं, कहते हैं बेटी मुझे यहीं पर रहने दो, लेकिन तारा उनसे जिद करती है, कहती है बाबा आपको मेरे साथ चलना होगा और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन अब्दुल साहब उससे कहते हैं बेटी यहाँ पर पास में मस्जिद है तो मैं वहां पर जाकर नमाज पढ़ लिया करता हूँ, लेकिन तुम्हारे वहां पर मैं ये काम कैसे करूंगा? तो तारा उन्हें बताती है
जहां पर मेरा आवाज है उससे भी थोड़ी दूर पर ही एक मस्जिद है और वहां पर जाकर आप नमाज पढ़ लिया करना। अगर आपको यह लगता है कि मैं एक हिंदू हूं तो यह चीज अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपने मेरी मदद की थी, तो आपने यह चीज नहीं देखी कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं। आपने इस चीज का भेद बिल्कुल से अपने दिमाग से निकाल दिया था। तो मैं भी आपकी सेवा इसी तरह से करूंगी। आप मेरे पिता समान हो और पिता की तरह ही मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। ऐसा कहकर तारा अब्दुल साहब को अपने साथ ले जाती है और इसकी इस बात को देखकर गांव के सभी लोग इस बात की वाहवाही करने लगते हैं। अब्दुल साहब उसके घर में रहा करते और पास वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला जाया करते। जो तारा है वह अब्दुल साहब की अच्छी तरह से देखरेख किया करती है और जब कभी तारा से कोई मिलने के लिए आया करता है तो वह अब्दुल साहब को घर के अंदर देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। लेकिन जब तारा पूरी कहानी उनको बताया करती है तो वह लोग भी तारा की तारीफ किया करते हैं और कहते हैं, यह होती है असली इंसानियत। कभी कभी वह होटल मालिक भी उससे मिलने के लिए आया करता है। सहपरिवार और अपनी बेटी को उस तारा को दिखाकर बताया करता है, ऐसी होती हैं बेटियां। तारा दोनों को अपने पिता की तरह सम्मान किया करती है। होटल मालिक अपने घर में रहा करते हैं, लेकिन अब्दुल साहब उनके पास ही रहा करते हैं और कुछ दिनों बाद तारा की उनके बराबर की रैंक वाले एक अधिकारी से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो तारा होती है उस अधिकारी से साफ साफ कह देती है, यह मेरे पिता हैं और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इनकी सेवा भी करनी होगी। तारा का पति जैसी पूरी कहानी को सुनता है कि किस तरह से तारा आईएएस ऑफिसर बनी है और किस समय में अब्दुल जी ने उनका साथ दिया था, तो जो तारा का पति होता है उसकी आंखों में भी अब्दुल साहब की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह भी उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक लड़की की जिसके माता पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने मुकाम को हासिल किया और कामयाब होकर इस समाज में दिखाया। तारा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर मन में दृढ़ संकल्प और मेहनत का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तारा ने अपने माता पिता को खोने, बुआ के घर में अत्याचार सहने और अनजान रास्तों पर खतरे का सामना करने के बावजूद अपने सपने को नहीं छोड़ा। उसने पढ़ाई और मेहनत के बल पर न केवल जिला कलेक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि उन लोगों का भी सम्मान किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। अब्दुल साहब और होटल मालिक की मदद से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची इंसानियत धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति से परे होती है। उनकी निस्वार्थ मदद ने तारा को नई जिंदगी दी। साथ ही तारा का अब्दुल साहब को अपने साथ रखना और उनकी सेवा करना हमें सिखाता है कि कृतज्ञता और दूसरों के प्रति सम्मान जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि मुश्किलों से हार न मानें, दूसरों की मदद करें और अपने मूल्यों को कभी न भूलें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।